बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें से हमने 8 डिजीज़ पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 9 पे है। इसमें हम डिज़ीज़ नंबर 9 एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा ज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है? तो लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंक्लूड 3 मेजर थ्रोम्बोटिक इफेक्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड द रिजल्टिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया। कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की 3 किस्म के थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसके रिज़ल्ट में एंजाइना होती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब वो 3 थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के? तो लिखा है अनस्टेबल एंजाइना। एक तो अनस्टेबल एंजाइना होता है, इसकी वजह से एक नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन के मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है, जिसमें हम जब ईसीजी करते हैं तो इसमें जो एसटी सेगमेंट है इसकी एलिवेशन नहीं आती, इसकी डिप्रेशन आती है, तो इस वजह से हम कहते हैं इसको कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और STEMI जो है ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कि वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसमें जब हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी के थ्रू हम देखते हैं कि जो ST सेगमेंट है इसकी एलिवेशन आती है, वो एलिवेट हुई होती है। Acute coronary syndrome result when a rupture or erosion of plug occurs in one or more coronary arteries। अब acute coronary syndrome कब होती है? ये तब होती है जब भी किसी भी coronary artery में कोई प्लग जो है, coronary artery disease में क्या होता था बेसिकली, वहाँ पे एक प्लग बनती थी और फिर उस प्लग के बनने की वजह से ब्लॉकेज काज होती थी, जिसे हम कहते थे coronary artery disease, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज़ थे। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट में हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो प्लग बना हुआ है वो प्लग या तो इरोड हो जाती है, वो रप्चर, इरोड मीन्स के कट जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर जब होती है तो आगे जाके जो सबसे नेरो कोरोनरी आर्टरी होगी तो उसमें वो फंस जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो इरोड हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसमें रिजल्टिंग इन प्लेटलेट एडहीशन, उस जगह में प्लेटलेट आके एडहीशन कर लेते हैं, उस जगह से चिपक जाते हैं। जब प्लेटलेट आके चिपक जाते हैं तो साथ में थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन हो जाती है। थ्रोम्बिन क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है, इसकी एक्टिवेशन हो जाती है एंड क्लोट फॉर्मेशन। और जब इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, प्लेटलेट एडहीशन हो जाती है, तो फिर वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, क्लोट बन जाती है, तो फिर उस क्लोट की वजह से रिड्यूसिंग मायोकार्डियल ब्लड फ्लो, हार्ट के मसल्स को जो ब्लड फ्लो हो रही है वो रिड्यूस हो जाती है। Acute coronary syndrome require prompt evaluation to differentiate non-cardiac pain from cardiac pain। अब देखिए acute coronary syndrome में इस बात की रिक्वायर होती है कि उसको जल्द से जल्द उसको prompt evaluate किया जाए, उसको भरपूर evaluate किया जाए कि वो cardiac pain है या नॉन कार्डियक पेन है, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है या नहीं, इसको evaluate करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको सही तरीके से evaluate किया गया कि ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, ये जो पेन हो रही है ये कार्डियक पेन है, हार्ट की वजह से पेन है, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी क्विकली इनिशिएटेड, तो फिर जल्दी से क्विकली उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन में इंक्लूड हार्ट फेलियर, मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी, कार्डियोजेनिक शॉक, एरिथमियाज एंड डेथ। कॉम्प्लिकेशन क्या है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की? जब भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाती है तो इसके साथ हार्ट फेलियर हो सकती है, फिर हार्ट की जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी हो सकती है कि मिट्रल वाल्व ओपन हो रहा है और फिर सही से क्लोज नहीं हो रहा। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकती है, यानी इस प्रॉब्लम की वजह से अगर पेशेंट शॉक में चले गए तो इसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक।
अच्छा स्टूडेंट्स, एरिथमियाज हो सकती है, हार्ट रिदम में चेंजेस आ सकती है और डेथ भी इसकी वजह से हो सकती है। अब देख ले, ये जो 3 इफ़ेक्ट्स है, 3 थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट्स है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना और ये नॉन STMI और जो STEMI है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे और इनके अलग अलग साइन सिम्टम्स, इनके डायग्नोसिस, इनके ट्रीटमेंट और नर्सिंग कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना की डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एंजाइना इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी फ्रॉम पेशेंट बेसलाइन। यानी पेशेंट के जो बेसलाइंस है, बेसलाइन डेटा अगर हम पेशेंट से लेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक ऐसी एंजाइना होती है जो कि फ्रीक्वेंसी में भी और सीवियरिटी में भी इंक्रीज़ होती है। यानी पेन स्टार्ट में थोड़ा सा पेन आता है, फिर फ्रिक्वेंटली आता है, बार बार आता है और सीवियर से सीवियर होता जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ईज़िली इंड्यूस्ड, जल्दी से यानी आसानी से और जल्दी से इंड्यूस हो जाती है। लास्ट 5 to 15 मिनट्स, और 5 से लेके 15 मिनट्स तक ये जारी रहती हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? बर्निंग, सिक्वीजिंग, सबस्टर्नल और रेट्रोस्टर्नल पेन के बर्निंग सी सेंसेशन होती है, बर्निंग सा महसूस होता है। सिक्वीजिंग होती है, सिक्वीजिंग पेन का मतलब है कि कोई मसल रहा है, इस किस्म की। जब किसी चीज़ को मसलते हैं, मसल को मसलते हैं तो उससे किस किस्म की पेन होती है, इस किस्म की पेन महसूस होती है। और सबस्टर्नल यानी स्टर्नम के बिल्कुल नीचे, और रेट्रोस्टर्नल मीन्स के बिहाइंड द स्टर्नम ये पेन होती है। स्प्रेडिंग अक्रॉस द चेस्ट, पहले ये चेस्ट में फैल जाती है। मे रेडिएट टू इनसाइड ऑफ द आर्म, मे बी ये जो आर्म है उसके इनसाइडली फील होना स्टार्ट कर देती है, फिर रेडिएट होके नेक तक पहुंच जाती है, जा तक पहुंच जाती है और शोल्डर तक पहुंच जाती है। पॉसिबल एसोसिएटेड सिम्टम्स, इसके साथ पॉसिबल है कि ये जो सिम्टम्स है जिन्हें अभी पढ़ रहे हैं तो ये सिम्टम हो सकते हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीथ की शॉर्टनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है यानी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, नोजिया हो सकती है, साथ में पल्पिटेशन हो सकते हैं। पल्पिटेशन मीन्स के उसके जो हार्ट के हार्ट बीट जो है वो उसे खुद महसूस होगा कि हार्ट जो है वो बीट कर रही है, इसको पल्पिटेशन कहते हैं। वीकनेस महसूस करेगा और उसको कोल्ड स्वीट आएंगे, यानी उसको जो पसीने आएंगे वो ठंडे पसीने होंगे, जिन्हें हम ठंडे पसीने कहते हैं। ये ठंडे पसीने इसलिए आते हैं क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो इस चीज़ के साथ, इस एबनॉर्मलिटी के साथ कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, और इस कंपनसेशन की कोशिश में उन सब सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, और वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होती क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसीलिए एबनॉर्मल कंडीशन में जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिज़ल्ट में ये ठंडे पसीने आते हैं। इसके अलावा पॉसिबल एसोसिएटेड साइंस में लिखा है कि हाइपरटेंशन होगा। ये पॉसिबल एसोसिएटेड सिम्टम्स थे कि पेशेंट को ये सारी चीज़ें फील होंगी। अब पॉसिबल एसोसिएटेड साइन है कि हम क्या क्या साइन देख सकते हैं, तो मे भी हम हाइपरटेंशन देख सकते हैं, फिर हम हाइपोटेंशन भी देख सकते हैं, और ट्रैकीकार्डिया भी हो सकती है और ब्रेडीकार्डिया भी हो सकती है। ज़्यादातर इस तरह होता है स्टूडेंट्स के जब स्टार्ट होती है, यानी एकदम से अनस्टेबल एंजाइना स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट में ट्रैकीकार्डिया होती है और हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि हार्ट इस चीज़ के साथ कंपनसेट करने की कोशिश करती है और वो एकदम से ट्रैकीकार्डिया स्टार्ट होती है और ब्लड प्रेशर रेज हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हार्ट की फंक्शन कंप्रोमाइज़ होती है तो ब्रेडीकार्डिया और हाइपोटेंशन की तरफ फिर चली जाती है। पहले ब्रेडीकार्डिया होता है और इस ब्रेडीकार्डिया की वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। मोस्ट ऑफन ऑकर विद फिजिकल एक्टिविटी, और ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये ज़्यादातर जब फिज़िकल एक्टिविटी बंदा करता है तो उसके साथ ये हो जाती है। जब वो फिज़िकल एक्सर्शन करता है तो इसके साथ उसको ये अनस्टेबल एंजाइना स्टार्ट हो जाती है। और फिर रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रेट, और जब वो बंदा रेस्ट करता है या नाइट्रेट्स यूज़ करता है, नाइट्रेट्स वेज़ोडाइलेशन काज करती है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज़ में वेज़ोडाइलेशन होती है और सर्कुलेशन फिर दोबारा से ठीक हो जाती है। तो नाइट्रेट्स के साथ या फिर रेस्ट करने के साथ यूजुअली रिलीव हो सकती है। अब जब हम डायग्नोसिस पे जाएंगे तो डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे कि ये अनस्टेबल एंजाइना है, हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी हम करेंगे। ईसीजी में भी नॉर्मल आर मे शो इस्कीमिया विद ट्रांजिएंट टी वेव और ST सेगमेंट चेंजेस, के ईसीजी जब हम करेंगे तो ईसीजी में भी नॉर्मल भी आ सकती है, और इसमें टी वेव में हमें इस्कीमिया शो होगा, यानी इस्कीमिया इस तरह शो होगा कि टी वेव ज़्यादातर ईसीजी जब हम करते हैं तो टी वेव में कोई
चेंजेस नहीं आती, टी वे यूजुअली वो नॉर्मल ही रहती है। लेकिन कभी कभार इसमें चेंजेस आ जाती है, टी वेव कभी कभार इन्वर्टेड हो जाती है। और एसटी सेगमेंट में यहाँ पे एलिवेशन नहीं आती, एसटी सेगमेंट में यहाँ पे डिप्रेशन होती है। कभी कभार नॉर्मल होती है और कभी कभार एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन आती है अनस्टेबल एंजाइना के दौरान। कार्डियक बायोमार्कर्स यूजुअली रिमेन विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। और जो कार्डियक बायोमार्कर्स है, जो कार्डियक एंजाइम्स है, इनको हम कार्डियक बायोमार्कर्स भी कहते हैं। तो ये यूजुअली अनस्टेबल एंजाइना के दौरान लिमिट्स में रहते हैं, नॉर्मल लिमिट्स में रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आती। अब ट्रीटमेंट देख ले कि अनस्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट क्या है। जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होगी और इसमें हम ये पता लगा लेंगे कि अनस्टेबल एंजाइना है, तो फिर हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। रेस्ट देंगे पेशेंट को, नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रेट्स की वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन की कंजम्पशन रिड्यूस होगी। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हम देंगे, जिससे हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होगी और ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस होगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देंगे अगर कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म की वजह से ये अनस्टेबल एंजाइना हुआ है, तो ज़्यादातर स्पाज़म की वजह से होता है। तो अगर स्पाज़म की वजह से हुआ है तो फिर हम स्पाज़म को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जब हम देंगे तो कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक होगा तो फिर वो स्पाज़म ठीक हो जाएगी। ऑक्सीजन टू इंक्रीज़ ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो हम इंक्रीज़ कर सके। एंटी प्लेटलेट हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हम प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है उसको मिनिमाइज़ कर सके, क्योंकि यहाँ पे होता है ऐसा है कि प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन के बाद वहाँ पे क्लोट बन जाती है और उस क्लोट की वजह से ये सारा मसला होता है। या फिर अगर वेज़ोस्पाज़म है तो वेज़ोस्पाज़म की वजह से होती है, लेकिन मे भी क्लोट की वजह से हो सकती है, इसीलिए हम एंटी प्लेटलेट भी देते हैं ताकि प्लेटलेट को हम एग्रीगेट होने से रोक सकें। कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करते हैं कि हमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर कोई स्टेनोसिस है तो उसका पता चल सके, इसलिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी के साथ हम एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं, स्टेंट प्लेस वहाँ पे रख देते हैं, फिर उसके थ्रू स्टेंट के थ्रू सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगी, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी अनस्टेबल एंजाइना के दौरान। तो लिखा है ड्यूरिंग एक्यूट एंजाइनल एपिसोड मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। एक्यूट एंजाइनल एपिसोड जो है, फर्स्ट जो एक्यूट एंजाइनल एपिसोड स्टार्ट होगा तो उस दौरान आपने ब्लड प्रेशर चेक करनी है, हार्ट रेट आपने चेक करनी है, आपने ECG लेनी है और नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करना है। रिकॉर्ड ड्यूरेशन ऑफ द पेन, अमाउंट ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड टू रिलीव पेन एंड कंपेयरिंग सिम्टम्स। आप क्या करेंगे, आप पेन के ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करेंगे कि कितना ड्यूरेशन पेन की है, कि कितने मुद्दत तक पेन रहती है, और आप कितना अमाउंट में उसको नाइट्रेट दे देते हो और कितने अमाउंट में आपके मेडिकेशन से वो ठीक हो रहा है, वो पेन रिलीफ हो रहा है, वो अमाउंट भी आप नोट करेंगे और सिम्टम्स भी आप साथ में नोट करेंगे और देखते जाएंगे। ऑब्टेन कार्डियक एंजाइम लेवल्स आप ऑब्टेन करेंगे, वो देखेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और एडमिनिस्टर मेडिकेशंस जिस तरीके से ऑर्डर किए गए हैं उस तरीके से आप एडमिनिस्टर करेंगे। अब दूसरा इफेक्ट है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन दैट यूजुअली अकर्स ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी वेजल। जब भी कोरोनरी वेजल में कोई ओक्लूजन होता है, उसमें कोई बंदिश आती है, उस बंदिश की वजह से जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, तो उस मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ST सेगमेंट की एलिवेशन नहीं आती। इसको हम कहते हैं नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओक्लूजन में भी कंप्लीट और पार्शियल। अब ये जो ओक्लूजन है, जो कोरोनरी वेजल में जो बंदिश आई हुई है, जो रुकावट आई हुई है, तो ये रुकावट में भी कंप्लीट भी हो सकती है, कंप्लीट रुकावट भी हो सकती है और पार्शियल रुकावट भी हो सकती है। इससे क्या होता है, सिम्टम्स में देख ले, बर्निंग, स्क्वीजिंग, सबस्टर्नल और रेट्रोस्टर्नल पेन उसी किस्म का पेन है जिस तरह पेन अनस्टेबल एंजाइना में था, कि बर्निंग सी फील होती है, स्क्वीजिंग फील होती है कि कोई निचोड़ रहा है, मसल रहा है इस तरह, और स्टर्नम के नीचे और स्टर्नम के पीछे दोनों साइड पे पेन होती है और फिर पेन पूरे चेस्ट में फैल जाती है, रेडिएट कर जाती है। आर्म के इनसाइड पेन स्टार्ट होती है, नेक में पहुंच जाती है, जाह में पहुंच जाती है और शोल्डर में भी पहुंच जाती है। मोर इंटेंस दैट ऑफ एंजाइना। अब जो अनस्टेबल एंजाइना की पेन थी उससे भी ये इंटेंस हो सकती है, उससे भी इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है।
एसोसिएटेड सिम्टम्स देख लें कि इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, डिजीनेस होती है, पेशेंट को नोजिया होती है, पल्पिटेशंस होते हैं, उसके हार्ट बीट उसको ख़ुद मालूम होती है, वीकनेस हो जाता है और उसको कोल्ड स्वीट इस कंडीशन में भी आ सकते हैं। एसोसिएटेड साइन भी वही है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है और हाइपोटेंशन भी, ट्रेकिकार्डिया भी हो सकती है या फिर ब्रेडिकार्डिया भी हो सकती है। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि स्टार्ट में हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश करता है, इसीलिए एकदम से ट्रेकिकार्डिया और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, फिर ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। पेन नॉट रिलीव्ड विद रेस्ट, अब इसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन है चूँकि, इसीलिए पेशेंट चाहे जितना भी रेस्ट कर ले पेन उससे ठीक नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एंजाइना, अब ये एंजाइना से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, इसको हम एंजाइना से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। S3 एंड S4 साउंड में भी प्रेजेंट, अब इसमें अगर हम सुनेंगे तो मे बी S3 या S4 साउंड हमें सुनाई दे सकते हैं, यानी एबनॉर्मल साउंड हमें स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनाई दे सकते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरीके से करेंगे, तो कार्डियक बायोमार्कर्स हम चेक करेंगे, कार्डियक एंजाइम्स जो कि पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है तो मायोग्लोबिन भी ब्लड में आएगी, ट्रोपोनिन भी ब्लड में आएगी और जो क्रिएटिन काइनेज है वो रेज आएगी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। ECG हम देखेंगे तो जो ST सेगमेंट है उसकी डिप्रेशन होगी या फिर ST सेगमेंट नॉर्मल होगी, ST सेगमेंट की एलिवेशन इसमें नहीं। जी में है ST सेगमेंट एलिवेशन फॉर लेस देन 20 मिनट्स, अगर ST सेगमेंट एलिवेशन आती भी है तो वो लेस देन 20 मिनट्स के लिए होगी। 20 मिनट्स से ज़्यादा ST सेगमेंट की एलिवेशन कभी नहीं होगी अगर नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। इसमें हमेशा जो ST सेगमेंट है उसकी डिप्रेशन आती है और अगर एलिवेशन आ भी गई तो वो सिर्फ 20 मिनट के लिए होगी, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर हमने मालूम कर लिया कि पेशेंट को नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है तो फिर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड की ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। एस्पिरिन फॉर एंटीप्लेटलेट इफेक्ट के लिए हम एस्पिरिन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि प्लेटलेट की एग्रीगेशन ना हो। बीटा ब्लॉकर हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हार्ट पे जो वर्कलोड है वो कम हो सके, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो सके। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि आफ्टर लोड और प्री लोड रिड्यूस हो सके। अब ये जो ACE इनहिबिटर्स है ये किस तरीके से आफ्टर लोड और प्री लोड को रिड्यूस करती है, तो ये आर्टरीज़ को डायलेट करती है। आर्टरीज़ और वेजल्स, जितने भी वेंस और आर्टरीज़ जो भी है वेजल्स, इनमें डायलेशन काज करती है। और इस डायलेशन क्यों काज करती है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन को रोकती है। तो एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन जब नहीं होती तो फिर वेजोडाइलेशन हो जाती है और इस वेजोडाइलेशन की वजह से आर्टरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है, प्री लोड डिक्रीज़ हो जाती है और आफ्टर लोड भी डिक्रीज़ हो जाती है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है अगर पेशेंट को नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, तो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, आप मेडिकेशन जिस तरीके से ऑर्डर की गई है वो एडमिनिस्टर करेंगे, ECG को आप मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइंस आप देखेंगे और पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप देखेंगे कि किस हद तक पेशेंट कॉन्शियस है। कार्डियक मार्कर्स आप चेक करेंगे और इसके अलावा कार्डियो पल्मोनरी स्टेटस आप ज़रूर चेक करेंगे, हार्ट के स्टेटस और लंग्स के स्टेटस यानी रिस्पायरेशन की स्टेटस आप चेक करेंगे और फ्रिक्वेंटली चेक करेंगे। और अगर इसमें कोई चेंजेस आती हैं तो जल्दी से आपने प्रैक्टिशनर को बताना है, नोटिफाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख ले ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हो जाती है तो लिखा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन दैट यूजुअली ऑकर ड्यू टू कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ द कोरोनरी वेसल। अब देख ले नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है उसमें भी ओक्लूजन की वजह से हो रहा था कि कोरोनरी आर्टरी में कोई रुकावट आ रही थी, कोई बंदिश आ रही थी, उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन वो बंदिश पार्शियल भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे पार्शियल नहीं होती। जब कम्प्लीटली एक्लूड हो जाती है, कम्प्लीटली ओक्लूजन हो जाती है कोरोनरी वेजल्स की, तो उस टाइम ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है। ऐसी मायोकार्डियल इन्फाक्शन के जिसमें हम ST सेगमेंट को जब चेक करते हैं तो ST सेगमेंट एलिवेटेड आती है। बर्निंग, सिक्वीजिंग, सबस्टर्नल और रेट्रोस्टर्नल पेन, वही बात है कि बर्निंग लाइक, सिक्वीजिंग लाइक, बिहाइंड द स्टर्नम और बिलो द स्टर्नम पेन होती है, फिर वो चेस्ट में फैल जाती है, आर्म तक रेडिएट कर जाती है, जाह में पहुंच जाती है, नेक में पहुंच जाती है और शोल्डर ब्लेड तक चली जाती है, स्केपुला तक चली जाती है। और पेन जो है वो एंजाइना से में भी इंटेंस हो सकती है, शिद्दत में ज़्यादा हो सकती है।
एसोसिएटेड सिम्टम्स वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इसमें भी डिजीनेस महसूस होगी पेशेंट्स को, नौजिया होगी, पल्पिटेशंस, पेशेंट वीकनेस महसूस करेगा और उसको कोल्ड स्वीट्स आएंगे। और एसोसिएटेड साइन इसमें क्या होंगी, हाइपरटेंशन क्योंकि हार्ट कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, साथ में टेकिकार्डिया और फिर ब्रेडिकार्डिया जिसकी वजह से हाइपोटेंशन। पेन इज़ नॉट रिलीव विद रेस्ट। अब इसमें भी पेशेंट चाहे जितना भी रेस्ट कर ले लेकिन ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और कंप्लीट ओक्लूजन की वजह से, यानी मोर सीवियर फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। इसमें भी S3 और S4 साउंड हमें सुनाई दे सकते हैं अगर हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन लें। इसको डायग्नोस हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम कार्डियक एंजाइम चेक करेंगे, कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव आएंगे, यानी ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन और क्रिएटिन काइनेज ये सारी चीज़ें रेज आएंगी। ECG हम देखेंगे तो ST सेगमेंट की एलिवेशन हुई होगी या फिर न्यू बंडल ब्रांच ब्लॉक इन लीड एसोसिएटेड विद ओक्लूडेड आर्टरी, जो ओक्लूडेड आर्टरी है उससे एसोसिएटेड जो लीड है, ECG की जो लीड इस ओक्लूडेड आर्टरी से रिलेटेड लीड है उसमें जो बंडल ब्रांच है उसकी ब्लॉक नज़र आएगी, ये हम ECG में देख सकते हैं। न्यूक्लियर इमेजिनिंग जब हम करते हैं तो फिर उसमें न्यूक्लियर इमेजिनिंग जो भी हम इमेजिनिंग टेस्ट अगर कर लें तो इस स्टडी के थ्रू हमें इस्कीमिया नज़र आएगी कि हार्ट के मसल्स जो है उसको इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है, ये हमें नज़र आ सकती है। तो अगर हमें पता चल गया कि ये मोर सीवियर फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड की। इसके अलावा नॉन इंटेरिक कोडेड एस्पिरिन फॉर एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, इसमें हमने एंटीप्लेटलेट इफेक्ट जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हमने करना है क्योंकि वो जो क्लोड है वो बिल्कुल फुली ब्लॉक किया हुआ है उसने आर्टरी को, तो हमने ऐसे प्लेटलेट एंटीप्लेटलेट्स एस्पिरिन देने हैं जो कि नॉन इंटेरिक कोडेड हो, यानी वो जल्दी से खुल सके और जल्दी से वो अपना फंक्शन कर सके, क्योंकि ये जो इंटेरिक कोडेड होते हैं ये फिर इनका इतना ज़्यादा एक्शन नहीं होता जितना नॉन इंटेरिक कोडेड का होता है। फिब्रोनोलाइटिक थेरेपी फॉर एलिजिबल पेशेंट्स, अब जो पेशेंट्स जिनमें हमने ये पता लगा लिया है कि ये ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसमें हम फिब्रोनोलाइटिक थेरेपी करेंगे। फिब्रोनोलाइटिक थेरेपी जब हम करेंगे, फिब्रिन की लाइसिस करेंगे तो वो क्लॉट जो है वो ठीक हो सकती है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम करेंगे और साथ में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी हम करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने ये काम करना है, इसीलिए परक्यूटेनियस हम कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंच जाते हैं इंटरवेंशन करने के लिए। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हम दे सकते हैं ताकि वर्कलोड कम हो जाए और ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। AC इनहिबिटर हम दे सकते हैं ताकि वेजोडाइलेशन काज हो और वेजोडाइलेशन की वजह से प्री लोड और आफ्टर लोड कम हो ताकि हार्ट पे जो बोझ आ रही है वो कम हो सके। अब आप लोगों की इसमें क्या जिम्मेदारी है कि अगर पता चल गया कि ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, मेडिकेशन जिस तरीके से ऑर्डर की गई है उस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे, ECG को आप लोग मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइंस आप देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप चेक करेंगे, कार्डियक मार्कर्स जिस तरह ऑर्डर की गई है उस तरह आप ऑब्टेन करेंगे, यानी कार्डियक एंजाइम्स आप टेस्ट करेंगे। पेशेंट्स अगर फिब्रिनोलाइटिक रिसीव कर रहा है, पेशेंट को फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी की जा रही है तो फिर आप ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि पेशेंट से कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कोई नोज ब्लीडिंग या कोई भी माउथ ब्लीडिंग जो भी हो, ब्लीडिंग हो सकती है। मॉनिटर कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस फ्रिक्वेंटली एंड नोटिफाई प्रैक्टिशनर इफ चेंजेस, कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस आप मॉनिटर करेंगे, फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करेंगे और अगर कोई चेंजेस आपको दिखाई देती है तो जल्दी से आपने प्रैक्टिशनर को नोटिफाई करना है ताकि कॉम्प्लिकेशन हम रोक सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये डिजीज़ नंबर 9 कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। जब मैं डिजीज़ नंबर 10 आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।